आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एससीईआरटी के एमसीक्यू सीरीज में। आप सभी को मालूम है कि हम लोग एमसीक्यू का सीरीज कर रहे हैं एससीईआरटी का, और उसी क्रम में आज ये तीसरा क्लास होने वाला है। इससे पहले ऑलरेडी 2 क्लास हो चुका है, अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं। और वो भी जो हुई थी वो आपके हिस्ट्री का हुई थी, कक्षा 6 और कक्षा 7 की। आज की जो क्लास है कक्षा 8 की जो बुक आती है अतीत से वर्तमान, जिसको बोला जाता है हिस्ट्री, तो ये जो बुक है आपको आज ख़त्म होने वाला है। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। अगर आप पूरा कक्षा 8 की जो हिस्ट्री बुक देख लेते हैं तो समझ लीजिए आपका पूरा मॉडर्न इतिहास आपका एक ही बुक में ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि यह जो बुक है इसमें पूरा मॉडर्न इतिहास दिया गया है। और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप कोई भी एग्जाम उठाकर देख लीजिए जो बीपीएससी आयोग लेती है, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहीं से पूछा है तो आपके मॉडर्न इतिहास से ही पूछा है। तो इस वीडियो में आप लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। चलिए, इसमें जितने भी एमसीक्यू दिए हैं हम लोग ख़त्म यहाँ पे करते हैं। और यहाँ पे टोटल जो अगर हम बात करें इस बुक में टोटल 15 चैप्टर दिया गया है, और सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह एग्जाम में पूछेगा। यहाँ पे देख सकते हैं जैसे 1857 का विद्रोह आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे सभी के टॉपिक है। तो चलिए उसको हम ख़त्म करते हैं। और आप तो सबसे इंपॉर्टेंट एक टॉपिक इसमें दिया गया है 12 नंबर, जैसे यहाँ पे देखिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। आप सभी को मालूम है इसको खास करके एक अलग से छांट कर भी बनाया गया है, आपका टॉपिक दिया गया है सिलेबस में, और 12 नंबर जो चैप्टर है आपके बुक में भी दिया गया है। तो इसको तो खास करके पढ़ना ही पड़ेगा। तो बस आप इस वीडियो में लास्ट जरूर बने रहिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं पहले अध्याय से। पहला अध्याय यहाँ पर दिया है कब, कहाँ और कैसे। तो चलिए इसके एमसीक्यू को ख़त्म करते हैं। सबसे पहला यहाँ पे दिया गया है खाली स्थान भरने के लिए, और पहला यहाँ पे सवाल है आपका कि पूंजीपतियों का मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक मतलब खाली स्थान कमाना था। तो जितने भी पूंजीपति लोग जो भारत में आए थे, उद्योग की स्थापना किया था, तो उद्योग की स्थापना कर रहे थे, तो इनका पीछे उद्देश्य क्या था कि हम यहाँ पे आए हैं, कंपनी बैठा है, तो जितना से जितना यहाँ पे हम लाभ कमा सके, मुनाफा कमा सके। तो यहाँ पे आप लाभ भर दीजिए या मुनाफा भर दीजिए। ख नंबर सवाल है कि 15वीं शताब्दी के एक नए आंदोलन की शुरुआत हुई, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं। तो 15वीं शताब्दी के शुरुआत में एक नए आंदोलन का शुरुआत हुआ था, और वह हुआ था पुनर्जागरण। तो यहाँ पे आप पुनर्जागरण भरिए। आप सभी को मालूम होगा जब आप पढ़े होंगे इसका कंसेप्ट, तो ये जो पुनर्जागरण शुरू हुआ था वह सबसे पहले किस देश में हुआ था। तो आपको अगर महादेश पूछे तो आपको यूरोप, और यहीं आपके पूछे देश तो बताइए कमेंट करके कि वह कौन सा देश है, क्योंकि यहाँ पे इसका जो टॉपिक है हम लोग ऑलरेडी जो है इसका फैक्ट को कवर कर चुके हैं। ग नंबर सवाल है कि मशीनों से वस्तुओं के उत्पादन की प्रक्रिया को खाली स्थान क्रांति कहते हैं। तो मशीन से जो भी उत्पादित होती है वस्तु, तो यहाँ पे उसको हम लोग बोलते हैं औद्योगिक क्रांति। तो यहाँ पे आप भर दीजिए औद्योगिक क्रांति। आगे देखेंगे घ नंबर सवाल है खाली स्थान में सरकारी दस्तावेजों को सुरक्षित रखा जाता है। तो सरकारी जितने भी दस्तावेज है उसको सुरक्षित कहाँ पे रखा जाता है, तो अभिलेखागार में रखा जाता है। तो यहाँ पे आप अभिलेखागार कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका अभिलेखागार। उसके बाद है अंग नंबर सवाल कि समय के साथ देश और राज्यों की खाली स्थान सीमाओं में परिवर्तन होता है। तो समय बीतते जाएगा और उसके साथ जो है देश में और उसके देश की कौन सी सीमा में परिवर्तन होता है, तो उसके भौगोलिक सीमा में परिवर्तन होता है। तो यहाँ पे आप भौगोलिक भर दीजिए अंग में, तो आपके भौगोलिक हो जाएगा। आगे अब हम बात करेंगे सही और गलत का निशान यहाँ पे लगाना था। तो चलिए पहला नंबर यहाँ पे सवाल है नंबर की वैज्ञानिक पद्धति का अर्थ है कि प्रश्न प्रस्तुत कर प्रयोग द्वारा जांच करना। तो ये आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिएगा वैज्ञानिक पद्धति में क्या होता है, कोई भी प्रश्न पूछा जाता है तो उसमें प्रयोग करके सिद्ध किया जाता है, इसलिए आपका ये क नंबर सही हो जाएगा। ख नंबर है कि अंग्रेज इतिहासकार जेम्स मिल का भारतीय इतिहास का धर्म के आधार पर बांटना उचित था। तो ये आपका बिल्कुल उचित नहीं था, तो यहाँ पे आपका ये गलत हो जाएगा। ग नंबर सवाल है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के बाद वहाँ के लोगों ने गणतंत्र प्रणाली की शुरुआत नहीं की थी। तो यहाँ पे जो है आपके गलत हो जाएगा, क्योंकि जब अमेरिका जो है स्वतंत्र हो गया था तो वहाँ पे गणतंत्र प्रणाली की शुरुआत हो गई थी। तो यहाँ पे ये चीज़ आपका 2 नंबर गलत हो जाएगा। यहाँ पे अगला सवाल है घ नंबर की ऐतिहासिक स्रोतों से एक आम आदमी के बारे में भी जानकारी मिलती है। तो हाँ, ये मिलती है। ऐतिहासिक स्रोत मान लीजिए जितने भी है, जैसे आप उपवेद पढ़िए, वेद पढ़िए, तो उसमें देखिएगा वहाँ के आम आदमी के लोगों के बारे में भी पढ़ने को मिलता है कि हाँ आम आदमी का जीवन कैसा था। तो यहाँ पे आपका घ नंबर जो सवाल है सही हो जाएगा। अंग नंबर सवाल है कि आज़ादी के समय हमारे देश की जो भौगोलिक सीमा थी आज़ादी के बाद क्या वही है। तो ये आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि जैसे जैसे जो है समय बीतता है आपके देश के भौगोलिक सीमा में ही परिवर्तन होता है। तो यहाँ पे आपका नहीं दिया है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा। आगे हम बात करेंगे अब 2 नंबर चैप्टर
2 नंबर चैप्टर है कि भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना, यानी इस बुक में क्या पढ़ना है आपको, जैसे कैसे यूरोपीय आगमन आए और कैसे कौन कौन से क्षेत्रीय राज्य आपके यहाँ पे अंग्रेजों से स्वतंत्र हुए थे। तो चलिए यहाँ पे क नंबर आपका सवाल है कि भारत और यूरोप के बीच स्थल मार्ग से होने वाले व्यापार में खाली स्थान की महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो भारत और यूरोप के बीच में देखिए यहाँ पे स्थल मार्ग के बीच में किसकी यहाँ पे भूमिका थी, तो वह आपको व्यापारियों की थी या आपके सौदागरों की थी। तो व्यापारी और सौदागर भर दीजिए, आपके ऑप्शन में जैसे रहे तो आपके मान लीजिए सौदागर ही, तो यहाँ पे भर सकते हैं। ख नंबर सवाल है कि कंपनी के द्वारा खरीदा गया माल खाली स्थान में रखा जाता था। तो कंपनी जितने भी भारत में माल खरीदता था उसको अपने फैक्ट्री स्थापित किया था भारत में चारों ओर, और वहाँ पे फैक्ट्री में रखता था। तो यहाँ पे आप फैक्ट्री भर दीजिए। उसके बाद हम आगे देखेंगे। ग नंबर सवाल है कि एक के बाद एक कई लड़ाइयों ने मराठा को खाली स्थान कर दिया। तो मालूम होगा आपके बहुत सारा मराठाओं ने जो है युद्ध लड़ा अंग्रेजों से और धीरे धीरे कमज़ोर होते चला गया। तो यहाँ पे बहुत सारे युद्ध लड़ने के बाद मराठा जो है कमज़ोर कर दिया मराठा को। तो यहाँ पे आप कमज़ोर भर सकते हैं, तो यहाँ पे आप कमज़ोर भर लीजिए। उसके बाद है घ नंबर सवाल की खाली स्थान अंग्रेजों के साथ सबसे पहले सहायक संधि की स्वीकार की थी। तो सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला राज्य कौन था, तो आपको हम ट्रिक भी बताया कि सहायक संधि जो है स्वीकार करने वाला था हम तो आप भरोसे। तो यहाँ पे आपका ट्रिक भी बताया कि तो हम थे आप भरोसे। तो यहाँ पे आपको मालूम होगा कि ह से सबसे पहले ह आता है, तो यहाँ पे आप ह से हैदराबाद भर दीजिए। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, हैदराबाद हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। आपको कमेंट करके बताना है कि सहायक संधि जो है किस गवर्नर ने लाया था। उसके बाद है अंग नंबर सवाल कि खाली स्थान ने विनय नीति का अनुसरण किया। तो यहाँ पे विलय जो नीति था आपको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये इसके बारे में बोल रहा है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है खाली स्थान ने विलय नीति का अनुसरण किया था। तो किसने अनुसरण किया था यानी किसने लाया था, तो अंग्रेजों के द्वारा जो है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लाया गया। तो यहाँ पे आप डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का अंग्रेज भर सकते हैं। तो यहाँ पे आप अंग्रेज भर दीजिए। या अगर किसी कोई राज्य भरना है तो सबसे पहले अगर राज था तो आपको यहाँ पे अगर पूछे कि सबसे पहले किस राज्य ने जो है विलय नीति के तहत अंग्रेजों के अधीन हुआ, तो वह था सतारा। तो यहाँ पे आप सतारा अगर आपके ऑप्शन में है, क्योंकि यह दिया है खाली स्थान ने विलय नीति का अनुसरण किया, तो आपको यहाँ पे अंग्रेज तो इसको लाया था विलय नीति को, लेकिन अनुसरण जो है सबसे पहले इसका किया था सतारा, यानी शामिल हुआ था। तो यहाँ पे आप सतारा भरिएगा, तो ये आपको सतारा हो जाएगा। और अगर हम बात करें सहायक संधि में तो कौन आया था सबसे पहले, वो आपको हैदराबाद आया था। आगे हम बात करेंगे। अब यहाँ पे देखिए सही गलत का निशान लगाना था। तो यहाँ पे 2 नंबर में क नंबर आपका सवाल है कि यूरोप के व्यापारी भारत में अपना माल बेचने और बदले में यहाँ से सोना लेने आए थे। तो ये आपका गलत है, ये आपका सोना लेने नहीं, ये आपका धन कमाने आए थे। तो यहाँ पे और यहाँ पे कंपनी स्थापित की है और यहाँ से धन ले गए, यहाँ से सोना नहीं ले गए। तो यहाँ पे आपका क नंबर गलत हो जाएगा। ख नंबर है आपका कि ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का अधिकार मिला था। तो इसे आपका बिल्कुल सही है। आपका जो ब्रिटेन की महारानी थी एलिजाबेथ, उसके द्वारा 15 सालों का अधिकार मिला था। तो आपको ख नंबर जो है सही हो जाएगा। ग नंबर आपका है कि भारतीय राज्य एकता के अभाव में एक से एक एक करके अंग्रेजी शासन के अधीन होते चले गए। तो ये बिल्कुल सही है। भारत में उस समय एकता नहीं थी, सभी राज्य जो है क्षेत्रीय राज्यों में बटा था, जैसे मराठा हो गया, अवध हो गया, बहुत सारे थे। तो यहाँ पे इसी की वजह से है यहाँ पे अंग्रेज शासन की ये अधीन करते गए। तो यहाँ पे ग नंबर भी सही हो जाएगा। कर मुक्त व्यापार से बंगाल का राजस्व काफ़ी नुकसान हो गया था। तो बिल्कुल नुकसान हो गया था, इसके वजह से वहाँ पे अकाल भी पड़ गई थी। तो यहाँ पे 5 का अंग का भी सही आपका जवाब होगा। आगे हम बात करेंगे अंग नंबर यहाँ पे है कि कर मुक्त व्यापार से यहाँ पे अंग नंबर है कि कंपनी की सेना की जीत हुई क्योंकि उनके पास भारतीय सेनाओं से बेहतर तोपें और बंदूक थी। तो बिल्कुल सही बात है, कंपनी के पास नए नए हथियार थे और भारतीयों के पास उतना नहीं था, तो इसलिए वो जीत गया। तो आपको अंग का आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। 3 नंबर आपका यहाँ पे सवाल है कि ग्रामीण जीवन और समाज, जैसे इसमें पढ़ना था कि अंग्रेजी शासन और भारत के गाँव उस समय कैसे थे। तो चलिए हम इसको देखते हैं। और सबसे पहला यहाँ पे सवाल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वह आपका सवाल है कि बिहार में अंग्रेजों के समय किस तरह का भूमि व्यवस्था अपनाया गया था। तो बिहार में जो अंग्रेजों की व्यवस्था थी वह थी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, और यह आपका है
आपका अस्थाई बंदोबस्त जो है बिहार में लागू था। आपको इसका ट्रिक भी बताए थे कि यहाँ सबसे पहले से पूछे कि आपको भू राजस्व के बारे में, तो भू राजस्व की 3 व्यवस्था है। पहला आपका है अस्थाई बंदोबस्त, दूसरा है रैयतवारी और तीसरा है महलवारी। ये जो है तीनों जो है भारत के 3 क्षेत्रों में लागू था और इसके लिए आपको बनाए थे कि यहाँ सबसे पहले अगर पूछे तो आपको भारत का एक मैप जो है आप रफली जो है ऐसे ऐसे बना देना है, बस इतना ही। सबसे पहले देखिए बताए थे ट्रिक उसका MRS, तो यहाँ पे MRS भरना है, तो ऊपर यहाँ पे M, यहाँ पे भर दीजिए R और यहाँ पे भर दीजिए S। तो यहाँ पे देखिए ये वाला जो इलाका आपको थोड़ा सा S आपको यहाँ पे ऊपर जाएगा, यहाँ पे S, तो यहाँ पे इस वाला जो इलाका है यहाँ पे आपको आता है बिहार, यानी बिहार में जो है अस्थाई बंदो व्यवस्था। ऊपर अगर देखिएगा महलवारी, तो यहाँ पे पंजाब हरियाणा में आपके महलवारी था, और अगर इधर देख रहे हैं आप अगर महाराष्ट्र के समय में, तो यहाँ पे रैयतवारी था। तो ऐसे आपको जो है कंसेप्ट में बताया गया था। तो ये आपको देख लीजिए कि बिहार की बात हो रही है, तो आपको अस्थाई बंदोबस्त आपको यानी आपको बताएं कि बिहार के मैप में MRS यहाँ पे यानी बिहार में पूछ रहा है, तो बिहार में जो है अस्थाई बंदोबस्त लागू था। तो यहाँ पे एक का आंसर हो जाएगा। ग नंबर सवाल है कि अंग्रेजों के आने के पहले भूमि का मालिक कौन होता था। तो भारत में जो अंग्रेज नहीं आए थे तो उससे पहले यहाँ पे भारत पे जो है राजा लोग शासन करते थे, तो यहाँ पे वहीं के द्वारा जो है भूमि का आपका निरीक्षण किया जाता था। तो इसलिए यहाँ पे राजा पहले मालिक होते थे अंग्रेजों के आने से पहले। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 का घ हो जाएगा। उसके बाद है 3 नंबर सवाल कि रैयतवारी व्यवस्था में ज़मीन का मालिक कौन होता है। तो बताए थे आपके वीडियो में कि रैयतवारी और खेती बाड़ी, तो खेती बाड़ी कौन करता है, किसान करता है। तो आपको खेती बाड़ी और आपके रैयतवारी दोनों मिल रहा है, और बारी झारी कौन करता है, तो किसान करता है। तो यहाँ पे मार दीजिए किसान आंसर, तो आपके 3 का क हो जाएगा। 4 नंबर आपका यहाँ पे सवाल है अंग्रेजी शासन के द्वारा भारत में अपनाई गई नई भू व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य क्या था। तो आपको जो 3 व्यवस्था अपनाई गई थी भूमि व्यवस्था, जिसमें आपके आते थे रैयतवारी, महलवारी और अस्थाई बंदोबस्त, तो यहाँ पे इसके पीछे उद्देश्य यही था क्योंकि यह जो लागू करके किसानों से जो है अपने मन अनुसार ये लोग कर वसूलते थे और अपनी आय को बढ़ाते थे। तो यहाँ पे इसके पीछे कारण यही था कि आपके अपनी आय को बढ़ाना। तो यहाँ पे क नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे चलिए आगे चलते हैं, दिया है मिलान करने के लिए। मिलान करने के लिए देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम बताते हैं आपको, दोनों पढ़ लीजिए दोनों तरफ, और इसमें सबसे आपको हल्का लग रहा है उसी को मिलाइए सबसे पहले। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं क से ही, और यहाँ पे देखिए क नंबर सवाल है महलवारी। तो बताए हैं कि आपको जो महलवारी है कहाँ पे लागू था। तो यहाँ पे ऐसे भारत का मैप बना दीजिए, यहाँ पे लिखिए M, यहाँ पे आपका R और S। तो यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे S आपका जो है यहाँ पे आएगा बिहार वाला क्षेत्र में। ये जो आपका M वाला क्षेत्र है यहाँ पे देखिए दिल्ली जो पंजाब हरियाणा है वहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए महलवारी जो है कहाँ पे चला जाएगा, ये पंजाब में चला जाएगा। तो इसको आपका घ से मिला देना है। नील दर्पण की बात करें तो नील दर्पण जो पुस्तक है वो लिखा गया था दीनबंधु के द्वारा, तो इसको आप ग से मिला दीजिए। उसके बाद अगर हम बात करें देखिए आपके हैं नगदी फसल और अस्थाई भूमि व्यवस्था। तो ये आपका अस्थाई भूमि जो व्यवस्था था आपको मालूम होगा ये आपको कहाँ पे लागू था। तो आपको लागू था आपके बिहार में ही, और लेकिन ये आपको 1793 में जो है लाया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। तो यहाँ पे आपको इससे मिलाना है। और नगदी फसल की बात करें तो नगदी फसल क्या होता है, तो आपको डायरेक्ट मतलब खेत में उगाया जाता था और इसको उगाकर बाजार में ले जाकर बेचकर धन कमाया जाता था। जैसे आपके नील हो गए और सोरा हो गया, तो नील और सोरा का उत्पादन जो है उसमें बिहार में बहुत ज़्यादा होता था। तो ये सभी के सभी नगदी फसल आपको बिहार में उगाए जाते थे। तो आपको यहाँ पे ग का ख हो जाएगा। तो यहाँ पे मिलान हो गया। अब हम आगे चलेंगे अगला चैप्टर 4 नंबर पे, और यह है उपनिवेशवाद एवं जनजातीय समाज। तो यहाँ पे आपको जनजातीय आंदोलन के बारे में पढ़ना था। और आपके चलिए इसको हम शुरू करते हैं पहले सवाल से। पहला नंबर यहाँ पे सवाल है कि जनजातीय समाज के लोग आम भाषा में कहे जाते हैं। तो जितने भी जनजातीय समाज के लोग होते हैं उसको आम भाषा में बोलते हैं आदिवासी। तो यहाँ पे पहला का ख इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है दीकू किसे कहा जाता था। तो जब आप बुक पढ़िएगा तो उसमें दीकू के बारे में पढ़ना था। तो ये जो दीकू होता है वो आपको गैर आदिवासी महाजन होता है, सेठ होता है, यानी ये आपको आदिवासी नहीं होता है लेकिन ये आपको थोड़ा धनिक होता है जैसे आपके धन के मामले में। तो यहाँ पे याद रखिएगा ये गैर आदिवासी थे। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 2 का आपको ग नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 3 नंबर सवाल चलते हैं कि बिरसा मुंडा किस क्षेत्र के निवासी थे। तो ये आपके जो बिरसा मुंडा थे वो छोटा नागपुर के क्षेत्र के निवासी थे। तो यहाँ पे जो है आपके 3 का क्या हो जाएगा, क हो जाएगा। अगला यहाँ पे 4 नंबर सवाल है कि गिंडालियू ने अंग्रेजी सरकार की दमनकारी कानूनों को नहीं मानने का भाव जनजातियों में जगाकर गांधी जी के किस आंदोलन में जनजातीय आंदोलन जोड़ने में सफल रही थी। तो यहाँ पे उस समय चल रहा था सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में। तो यहाँ पे जो गिंडालियू थी
यह आपके जनजातियों को लेकर इस मोर्चा जो है आपके सविनय अवज्ञा में भी भाग ली थी, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये आपको किस आपको जनजातीय आंदोलन से संबंधित है, तो आप बुक पढ़िएगा तो आपको जियांगरांग जो आंदोलन था जियांगरांग, उसमें आपको ये संबंधित थी। तो यहाँ पे ये भी पॉइंट आपको याद रखिएगा। आगे हम चलेंगे। अगला नंबर आपका यहाँ पे सवाल है 5 नंबर की, झारखंड राज्य किस राज्य के विभाजन के परिणाम से बना है? तो आपको मालूम होगा बिहार से जो है 15 नवंबर 2000 ईस्वी को जो है बिहार अलग हो चुका है और यह आपके एक अलग राज्य बना था। तो यहाँ पे 5 का क हो जाएगा। उसके बाद चलिए दिया गया है मिलान करने के लिए। यहाँ पे सबसे पहले क में दिया गया है जादोनांग। तो ये जो जादोनांग था आपको मालूम होगा जो आंदोलन चला था आपको जनजातियों का नागालैंड में, वह चला था जेलियांगरांग आंदोलन। तो यहाँ पे जादोनांग के नेतृत्व में ही चला था। तो यहाँ पे जो जादोनांग था याद रखिएगा ये जेलियांगरांग आंदोलन इसी के नेतृत्व में चलाया गया था। तो आपको इसको ग से मिला देना है। उसके बाद देखिए अगला है बिरसा मुंडा। तो बिरसा मुंडा की बात करें तो ये आपको मालूम होगा छोटा नागपुर से थे और ये आपको ऑप्शन अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक सिंगबोगा। तो बिरसा मुंडा के जो कुल देवता थे वो आपको सिंगबोगा थे और इसी के से प्रेरित होकर यहाँ पे इन्होंने अपने आप को भगवान घोषित किया था। तो यहाँ पे ख में मिला दीजिए सिंगबोगा से। उसके बाद है कंध जाति। कंध जो जाति है आपके उड़ीसा में पाया जाता था। तो यहाँ पे आपको मिला देना है ख से। उसके बाद हम बात करें टिकेंद्र सिंह जीत की। तो ये जो टिकेंद्र सिंह जीत थे ये आपके मणि के युवराज थे, आपको मणिपुर के युवराज थे जिसकी हत्या अंग्रेजों ने फांसी लगाकर कर दी थी। तो यहाँ पे आपको मिला दीजिए क से। और उसके बाद है जतरा भगत। जतरा भगत जो है ताना भगत आंदोलन के आपके इसके नेतृत्व में चलाया गया था। तो आपको अंग का घ मिला देना है। आगे हम बात करेंगे 5 नंबर आपका और यह है आपका शिल्प और उद्योग। तो चलिए इसके जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं उसको कवर करते हैं। सबसे पहला यहाँ पे सवाल है कि 18वीं शताब्दी में भारत का प्रमुख उद्योग निम्नलिखित में से कौन सा था? तो 18वीं शताब्दी के समय भारत में जो सबसे आपका 1 नंबर पर उद्योग था वह था वस्त्र उद्योग। तो यहाँ पे आपको 1 का कॉम आंसर हो जाएगा। अभी भी वर्तमान में पढ़िएगा तो वर्तमान में अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो व्यवसाय के आधार पर कृषि पहले पे आता है और दूसरे नंबर पे आपका वस्त्र उद्योग आता है। तो यहाँ पे इसका याद रखिए कि 18वीं शताब्दी में जो है आपको वस्त्र उद्योग सबसे 1 नंबर पे था। उसके बाद हम बात चलेंगे आगे। अगला आपका है 2 नंबर आपका कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स यानी फिक्की की बात हो रही है। तो यहाँ पे आपके बुक में फिक्की के बारे में पढ़ना था। तो यहाँ पे फिक्की की स्थापना कब हुई? तो फिक्की का जो स्थापना हुआ था 1927 में किया गया था जेडी बिरला के जो उद्योगपति थे उनके द्वारा। तो यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा? 2 का ख हो जाएगा। उसके बाद है जूट उद्योग का प्रमुख केंद्र कहाँ पर था? तो जूट जो उत्पादन होता था आपको उस समय 18वीं शताब्दी के समय यह होता था बंगाल में। तो यहाँ पे 3 का ग हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं आगे। आगे आपका यहाँ पे 4 नंबर सवाल है कि 1818 ईस्वी में अंग्रेजी सरकार ने किस उद्देश्य से मजदूरों के लिए नियम बनाया गया था? तो 1818 में जो अंग्रेजी शासन नियम बनाया था मजदूरों के लिए वह किस लिए बनाया गया था? तो वह बनाया गया था मजदूरों की स्थिति के सुधार के लिए। तो यहाँ पे आपको 4 का क हो जाएगा। तो यहाँ पे मिला दीजिए। उसके बाद आगे हम बात करेंगे 5 नंबर सवाल पे। 5 नंबर आपका सवाल है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी AITUC की स्थापना कब हुई थी? तो यह हुआ था आपको 1920 में। तो यहाँ पे 5 का ख हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे दिया गया है मिलान करने के लिए। तो सबसे पहला यहाँ पे मिलान करना है और इसको पढ़िए। सबसे पहले यहाँ पे देखिए दिया है जूट उद्योग। तो ही बताया है जो जूट उद्योग होता था सबसे पहले जब सबसे ज़्यादा आपको 18वीं शताब्दी में बंगाल में होता था। तो यहाँ पे क को यहाँ ख से मिला लीजिए। उसके बाद है ऊनी वस्त्र उद्योग। तो 18वीं शताब्दी के समय में जो ऊनी वस्त्र उद्योग होता था इसका उत्पादन कहाँ पे होता था? तो यह कश्मीर में होता था। तो यहाँ पे आपको घ से मिला देना है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे जामदानी बुनाई का, तो जामदानी बुनाई एक कपड़ा होता था जिसमें सोने और आपके इसमें धागा लगाया जाता था जो आपके ब्रिटेन में फेमस था और ये आपके लखनऊ में बनाया जाता था। तो आपको यहाँ से क से मिला देना है। लौह उद्योग उसकी बात करें तो लौह उद्योग आपको उस समय कहाँ पे था? तो जमशेदपुर टाटा जी मालूम होगा यहाँ पे स्थापना की गई थी आपको लौह इस्पात की। तो यहाँ पे आपको घ से मिला देना है अंग को। उसके बाद नील बगान उद्योग की बात करें तो नील बगान का उद्योग सबसे फेमस था आपको चंपारण सत्याग्रह यानी चंपारण में। तो आपको यहाँ से ग से मिला देना है। तो ये आपका मिलान करने के लिए हो गया। अब हम बात करेंगे अध्याय 6 और अध्याय 6 में पढ़ना है 1857 का विद्रोह। तो चलिए इसमें जितने भी क्वेश्चन है आपको उसको कवर करते हैं हम लोग। तो सबसे पहला यहाँ पे आपको सही विकल्प चुनना है और पहला यहाँ पे सवाल है कि 1857 का विद्रोह कहाँ से आरंभ हुआ था? तो 1857 का जो विद्रोह है वह आपके मेरठ के बैरकपुर छावनी से हुआ था। तो यहाँ पे 1 का आंसर हो जाएगा। उसके बाद है मंगल पांडे किस छावनी के युवा सिपाही थे? तो मंगल पांडे किसके सिपाही थे? तो आपको यही बताया है कि बैरकपुर के सिपाही थे जिनको फांसी दे दिया था अंग्रेजों के द्वारा। तो यहाँ पे आपके 2 का
क्या हो जाएगा, घ हो जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे 3 नंबर सवाल कि झांसी में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो झांसी की तरफ से लक्ष्मीबाई जो थी, इन्हीं के द्वारा यहाँ पे विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो यहाँ पे 3 का क्या हो जाएगा, आपका ग हो जाएगा। उसके बाद है कुंवर सिंह कहाँ के जमींदार थे। तो कुंवर सिंह जो थे आपको जगदीशपुर के जमींदार थे, जो अगर हम बात करें ये आरा में क्षेत्र में आते हैं। तो यहाँ पे 5 का ख हो जाएगा। उसके बाद है 5 नंबर की बहावी आंदोलन का नेतृत्व बिहार में किसने किया था। तो आपको विलायत अली और एक और थे लियाकत अली, इसके द्वारा किया गया था। तो यहाँ पे विलायत अली दिया है, तो आपके 5 का क्या हो जाएगा, ख हो जाएगा। आपको बहावी आंदोलन पढ़ना था, तो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बिहार से जुड़ा हुआ है, तो आप उसको एक बार जरूर एग्जाम के पहले पढ़ के जाइएगा। आगे अब हम बात करेंगे, दिया है मिलान करने के लिए, चलिए इसको मिलान करते हैं। सबसे पहले यहाँ अगर हम बात करें, पहला यहाँ पे है जगदीशपुर। तो जगदीशपुर अभी बताए हैं किससे संबंधित था। तो आपको जगदीशपुर के नेता थे कौन, तो आपके कुंवर सिंह। तो यहाँ पे आपको ख से मिला देना है। उसके बाद अगर हम बात करें, अगला यहाँ पे है कानपुर। कानपुर से कौन थे, तो आपको कानपुर के थे आप कौन, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन देखिए। और कानपुर की बात करें तो ये आपको नाना साहब जो थे कानपुर की तरफ से अंग्रेज़ों का नेतृत्व किए, अंग्रेज़ों के विरोध में यहाँ पर नेतृत्व किए थे कानपुर का, तो वह यहाँ पे नाना साहब हो जाएगा। उसके बाद है देखिए दिल्ली। दिल्ली से कौन थे, तो आपको दिल्ली में उस समय मुगल के शासक थे और वह थे बहादुर शाह जफर। तो यहाँ पे आपको बहादुर शाह जफर मिला देना है। उसके बाद हम बात करें लखनऊ का। तो लखनऊ से कौन थी, तो लखनऊ के आपके बेगम हजरत महल थी। तो यहाँ पे आपको अंगद से मिला देना है। उसके बाद हम बात करें माझा प्रवास की। तो माझा प्रवास जो है आपका, इसका स्थापना किया था विष्णु भट्ट गोडसे के द्वारा। तो यहाँ पे आपको यहाँ ग से मिला देना है, विष्णु भट्ट गोडसे। तो आपको यह सब देख लिए। आगे चलते हैं हम लोग। आगे आपका 7 नंबर है कि ब्रिटिश शासन एवं शिक्षा, यानी आपको ब्रिटिश के काल में जो आपके शिक्षा का जो जैसे लाया गया था अधिनियम, जैसे वुड डिस्पैच हो या कोई विश्वविद्यालय आयोग हो, तो यहाँ से आपका एग्जाम में जो है क्वेश्चन पूछेगा। तो यहाँ पे आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो है पढ़ के जाना है। तो चलिए इस बुक में देखिए आपके क्या क्या दिया गया है, चलिए उसको देखते हैं। सबसे पहला अगर हम बात करें, इसमें दिया गया है आपको सही विकल्प चुनने के लिए। तो चलिए हम इसको कवर करते हैं। और यहाँ पे आपका क्वेश्चन है पहला नंबर कि विलियम जोन्स भारतीय इतिहास, दर्शन और कानूनों का अध्ययन क्यों जरूरी मानते थे। तो यहाँ पे इनके द्वारा जरूरी मानना इसलिए था क्योंकि ये मानते थे कि ये अगर जो विलियम जोन्स थे वह भारत के प्रति इनका प्रेम था और इसी के लिए इन्होंने इतिहास, दर्शन और कानून को अध्ययन किया और ज़रूरी इसको मानते थे। तो इनके पीछे यही था कि विलियम जोन्स जो है भारत के प्रति ये प्रेम भावना रखते थे। तो आपको यहाँ पे ग नंबर आंसर हो जाएगा। आगे हम बात करेंगे अब 2 नंबर सवाल। 2 नंबर आपका यहाँ पे है, ये तो आपका हाँ पहला ही हो गया आपको, दूसरा नंबर सवाल इधर होगा। 2 नंबर आपका यहाँ पे सवाल है कि आधुनिक शिक्षा की भाषा किसको बनाया गया था। तो आधुनिक शिक्षा की भाषा किस भाषा को बनाया गया था, तो वह आपको बनाया गया था अंग्रेजी भाषा को। तो यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, 2 का ग हो जाएगा। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो ये आपको किया गया था विलियम जोन्स के द्वारा। तो यहाँ पे 3 का ख हो जाएगा। 4 नंबर यहाँ पे आपका सवाल है कि औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का बोध पैदा कर दिया, गांधी जी ऐसा क्यों मानते थे। तो गांधी जी का मानना था यूरोपीय शक्ति का ये बहिष्कार करते थे और यहाँ पे मानते थे कि ये जो यूरोपीय शिक्षा है वह मस्तिष्क में हीनता पैदा कर रही है। और यहाँ पे आपके तो आंसर का सवाल क्या हो जाएगा, तो वो आपका हो जाएगा भारतीयों के द्वारा पश्चिमी सभ्यता को श्रेष्ठ मानने के कारण जो है यहाँ पे गांधी जी का यहाँ पे कहना था कि जो पश्चिमी सभ्यता का शिक्षा है वो आपको हीनता का बोध पैदा करती है। तो यहाँ पे 4 का क इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे। आगे नंबर यहाँ पे देखिए आपका भरना है खाली स्थान। तो पहला यहाँ पे है खाली स्थान नहीं, आपके ये जोड़े मिलाएं यानी आपको मिलान करना है। तो यहाँ पे पहला नंबर यहाँ पे क नंबर है कि विलियम जोन्स। तो विलियम जोन्स का मिलान करना है। आपको मालूम है विलियम जोन्स भारत के नहीं थे, लेकिन ये भारत के प्रति अपना प्रेम रखते थे। तो यहाँ पे ये प्राचीन संस्कृतियों का सम्मान करते थे। तो यहाँ पे आपको मिला दीजिए इसका प्राचीन संस्कृतियों का सम्मान से। उसके बाद है रविंद्रनाथ टैगोर। तो रविंद्रनाथ टैगोर को यहाँ से आपको मिलाना है। और आपको मालूम होगा रविंद्रनाथ टैगोर ने, अगर आप बुक पढ़े होंगे तो इसमें इनका कहना था कि इनके द्वारा जो शिक्षा की प्राप्ति करना है, तो ये इनका कहना था कि आपको अगर आप स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं तो जो स्कूल है आपके लिए वह जेल है, यानी जो आपका स्कूल है वह जेल खाना है। तो यहाँ पर इसलिए आपका चैनल का नाम रखा गया है जेल खाना, क्योंकि अगर आप स्कूल में पढ़ रहे हैं तो आपको जेल खाना वाला फील आएगा। लेकिन अगर आप ऐसे पढ़ रहे हैं तो जैसे मन करे जहाँ पे आपको प्रकृति में बैठ कर, खेत में बैठ के, छत में बैठ के
जहाँ पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे आपको रविंद्रनाथ टैगोर जो है इनका कहना था कि आपको शिक्षा के लिए जो है प्राकृतिक परिवेश में आपको शिक्षा ज़्यादा मिलती है। तो यहाँ पे यानी सृजनात्मक विकास के लिए आपको अगर शिक्षा प्राप्त करना है तो आपको प्राकृतिक परिवेश में पढ़ना पड़ेगा, और इसलिए इन्होंने जो है आपको स्थापना किया था कहाँ पे, आपको यह बहुत इंपॉर्टेंट है ये, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा शांति निकेतन का। तो यहाँ पे आपको रविंद्रनाथ टैगोर का यहाँ पे प्राकृतिक परिवेश में शिक्षा से मिला दीजिए। उसके बाद है टॉमस मैकाले। टॉमस मैकाले की बात करें तो ये आपको अंग्रेजी शिक्षा को प्रोत्साहन किया था, तो आपको यहाँ पे अंग्रेजी शिक्षा से प्रोत्साहन मिला दीजिए। उसके बाद महात्मा गांधी की बात करें तो महात्मा गांधी जो थे अंग्रेजी शिक्षा के विरोध में थे, तो यहाँ पे इसे मिला दीजिए। और पाठशाला की बात करें तो पाठशालाएँ जो है इसका संबंध आपको गुरु से है, तो यहाँ पे आपको गुरु मिला दीजिए। तो ये हो गया। अब हम चलते हैं आगे देखेंगे आपका 8 नंबर चैप्टर, और इसमें है जातीय व्यवस्था की चुनौतियाँ। तो चलिए इसको कवर करते हैं। और यहाँ पे देखिए आपके पहला नंबर सवाल है कि फूले के द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई थी। तो फूले का मतलब यहाँ पे क्या है, यानी आपको ज्योतिराज फूले। तो ज्योतिराय फूले के द्वारा जो स्थापना किया गया था वह किया गया था सत्यशोधक समाज का। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका ग हो जाएगा। आगे हम चलते हैं। अगला आपका यहाँ पे सवाल है कि गैर बराबरी विरोधी आंदोलन को केरल में किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो केरल में जो है एक आंदोलन प्रारंभ किया गया था, और वह आपका किया गया था नारायण गुरु के द्वारा केरल में। तो यहाँ पे आपको ख नंबर आंसर हो जाएगा। आगे हम बात करेंगे पेरियार के द्वारा कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया था। तो यहाँ पे जो पेरियार थे आपको ये दक्षिण भारत के रहने वाले थे, तो इनके द्वारा शुरू किया गया था आपका आत्मसम्मान आंदोलन। तो आपको 3 का यहाँ पे क हो जाएगा। 4 नंबर हम यहाँ पे आगे देखेंगे कि 4 नंबर आपका यहाँ पे सवाल है कि हरिजन सेवा संघ महात्मा गांधी के द्वारा किस वर्ष स्थापित किया गया था। तो हरिजन सेवा संघ की स्थापना की गई थी आपको 1932 में। तो यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, 4 का क हो जाएगा। उसके बाद अगला यहाँ पे है कि बाबा भीमराव अंबेडकर के द्वारा किस वर्ष बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की गई थी। तो हितकारिणी सभा जो बना था वह बना था 1924 में। तो यहाँ पे आपके क्या हो जाएगा, 4 का ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। आगे हम चलते हैं। आगे आपका यहाँ पे खालिस्तान यहाँ पे इसमें नहीं दिया गया था मिलान करने के लिए। तो अगर हम बात कर रहे हैं 9 नंबर चैप्टर यहाँ पे है कि महिलाओं की स्थिति एवं सुधार के बारे में। तो चलिए इसको कवर करते हैं। और पहला नंबर यहाँ पे आपका सवाल दिख रहा होगा कि स्त्रियों की आत्मसम्मान की स्थिति पर पहली बार किसके द्वारा प्रश्न चिन्ह लगाया गया था। तो यह आपका सवाल उठाया गया था अंग्रेजों के द्वारा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, यानी अंग्रेजों के द्वारा ही स्त्रियों की असम्मान जनक स्थिति पे सवाल उठाया गया था। तो यहाँ पे पहला का क हो जाएगा, और आपको बुक पढ़िएगा तो फर्स्ट पेज में ही इसका आंसर मिल जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर देखिए अगला है 2 नंबर सवाल है कि शिक्षा किस वर्ग की महिलाओं तक सीमित रहा। तो शुरुआत में शिक्षा जो है स्त्रियों के लिए बहुत पाना कठिन था, तो इसलिए जो है यहाँ पे अगर हम बात करें तो यह उच्च वर्ग की जितनी महिलाएं थी वहाँ तक ही सीमित रहा था। तो यहाँ पे 2 का ग हो जाएगा। 3 नंबर सवाल है कि कानून के द्वारा सती प्रथा का अंत कब किया गया था। तो सती प्रथा का अंत किया गया था कब, तो आपको 1829 में। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, 3 का घ हो जाएगा। और उसके बाद अगला है कि विधवा पुनर्विवाह के प्रति किसने अपना जीवन समर्पित कर दिया था। तो ये आपका किया गया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा। तो 4 का यहाँ पे क हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला नंबर यहाँ का सवाल है 5 नंबर की बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। तो बाल विवाह अधिनियम जो आया था वो आपको 1929 में आया था। तो यहाँ पे आपके क्या हो जाएगा, 5 का घ हो जाएगा। आगे हम बात करेंगे हम अगला यहाँ पे देखिए 10 नंबर चैप्टर है कि अंग्रेजी शासन एवं शहरी बदलाव। तो चलिए आपको यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसको देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहला यहाँ पे दिया गया है आपको इस चैप्टर में सही गलत करने के लिए। तो आपको पहला नंबर यहाँ पे सवाल जो है थोड़ा आपको इसमें गलत फोटो जो है लिया गया है। तो चलिए 2 नंबर पे चलते हैं। 2 नंबर आपका यहाँ पे सवाल है कि मुस्लिम काल में भागलपुर शहर सूफी संस्कृति का प्रमुख केंद्र नहीं था। तो ये आपका बिल्कुल गलत है, आपको सूफी संस्कृति का केंद्र भागलपुर रहा था। तो ये आपको गलत हो जाएगा। उसके बाद है 3 नंबर सवाल। 3 नंबर की बात करें, 3 नंबर है कि 19वीं सदी में भागलपुर में बंगाली और मारवाड़ी समुदाय का आगमन हुआ था। तो आपको बिल्कुल सही हुआ था। तो ये आपको ऑप्शन नंबर ही है 3 का आपका जो है सही आंसर होगा। यहाँ पे 4 नंबर आपका है कि भारत में आधुनिक शहरों का विकास जो है औद्योगिकरण के साथ हुआ था। तो ये हुआ था। तो आपको ये 4 नंबर भी सही हो जाएगा। उसके बाद है अगला नंबर आपको 5 नंबर की प्रेसिडेंसी शहरों में गोरे और काले लोग अलग अलग इलाकों में रहते थे। तो आपको ये बिल्कुल रहते थे। तो ये भी आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 हो गया। आगे हम बात करेंगे, अब यहाँ पे दिया गया है मिलान करने के लिए। चलिए इसको मिलान करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है प्रेसिडेंसी शहर।
तो प्रेसिडेंसी शहर की बात करें तो ये आपका प्रेसिडेंसी शहर कौन था, तो आपको बम्बई था, कलकत्ता था, मद्रास था, यहीं पे आपको प्रेसिडेंसी बनाई गई थी अंग्रेज़ों के द्वारा, तो यहाँ पे प्रेसिडेंसी शहर हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें रेलवे शहर के बारे में, तो रेलवे शहर आपको कौन था, तो वो आपके यहाँ पे देख सकते हैं बरेली और जमालपुर में जो है आपको रेलवे की फैक्ट्री बनाई गई थी, तो यह रेलवे शहर हो गया। उसके बाद आप देखिए औद्योगिक शहर कौन था, तो औद्योगिक शहर आपके क्या हो जाएगा, वो आपको कानपुर और जमशेदपुर हो जाएगा, तो आपको ग का यहाँ पे ग हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे आपके दिया है मिलान करने के लिए, तो चलिए यहाँ पे हम लोग मिलान करते हैं। और पहला नंबर आपको यहाँ पर रिक्त स्थान में दिया गया है कि भागलपुर नगर पालिका की स्थापना खाली स्थान में की गई थी, तो भागलपुर नगर पालिका की स्थापना जो है किया गया था 1864 में, तो आपको 1864 भरना है। ख नंबर सवाल है कि भागलपुर में सिल्क कपड़ा उत्पादन का केंद्र खाली स्थान और खाली स्थान था, तो भागलपुर में जो सिल्क कपड़ा उत्पादन होता था अगर हम बात करें तो कहाँ होता था, तो एक आपको होता था चंपानगर में और दूसरा आपका होता था नाथनगर में, तो आपको चंपानगर और नाथनगर आपको यहाँ पे भरना था, तो आपको दोनों भर सकते हैं। आगे हम बात करेंगे अब आगे अब यहाँ पे देखिए आपका ये आपका जो क्वेश्चन है आपको इसी चैप्टर का था, क्योंकि वहाँ पे जो है फोटो कट हो गया था, लेकिन यहाँ पे ये पूरा है, तो वहाँ पे हम लोग पहला सवाल छोड़ दिए थे। तो पहला सवाल यहाँ पे है कि भागलपुर शहर का विकास औपनिवेशिक शहरों से भिन्न परंपरागत तरीकों से आपको शहर के रूप में हुआ था, तो ये बिल्कुल सही है, तो आपके एक का यहाँ पे सही हो जाएगा। बाकी तो हम लोग यहाँ पे देख ही लिए थे, खाली स्थान मिला रहे थे, तो खाली स्थान में ख तक हो चुका है। चलिए ग को देखते हैं। ग नंबर आपका है कि भागलपुर में संस्कृति गतिविधियों का बढ़ावा देने वाले प्रमुख संस्कृतिकर्मी कौन थे, तो यहाँ पे यह आपके क्या हो जाएगा आंसर, इसका हो जाएगा शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा जो है यहाँ पे आपके संस्कृति कर्मी थे ये, और भागलपुर के संस्कृति गतिविधियों में इनका बहुत बड़ा हाथ रहा है, तो शरद चंद्र चटर्जी आप यहाँ पे भर लीजिए। शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, चटर्जी नहीं, तो यहाँ पे आप चट्टोपाध्याय भर लीजिएगा। आगे हम बात करेंगे घ नंबर कि रेलवे स्टेशन कच्चे माल का खाली स्थान और आयातित वस्तुओं का खाली स्थान करता था, तो यहाँ पे रेलवे स्टेशन जो है कच्चे माल का यहाँ पे संग्रह करता था, और जितने भी आयातित माल है फिर उसको वितरण करता था, तो यहाँ पे आप भर दीजिए संग्रह और यहाँ पे आप यहाँ पे भर दीजिए वितरण, तो आपको दोनों हो गया। उसके बाद अंग नंबर है कि कालजयी उपन्यास खाली स्थान की रचना शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने की थी, तो यहाँ पे आपके बुक में पढ़ना था, तो यहाँ पे कालजयी जो उपन्यास था वह कौन था, तो वह था देवदास, यानी देवदास की रचना किसने की थी, तो वह आपके शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा किया गया था, तो आपके यहाँ पे देवदास हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग अब 11 नंबर चैप्टर, और वह है कला क्षेत्र में परिवर्तन। तो चलिए इसके अंदर जितने भी इम्पोर्टेंट जो है क्वेश्चन दिए गए हैं उसको हम लोग यहाँ पे कवर करते हैं, और यहाँ पे सबसे पहले सही गलत का निशान लगाना है। तो पहला नंबर यहाँ पे है कि साहित्य से पराधीनता का बोध और स्वतंत्रता की ज़रूरतों को स्पष्ट अभिव्यक्ति मिलने लगी थी, तो आपको ये बिल्कुल सही है, तो आपके ऑप्शन नंबर 1 का सही आंसर हो जाएगा। 2 नंबर आपका यहाँ पे है कि प्रेमचंद्र ने आनंद मठ की रचना की थी, तो ये आपका गलत है, आनंद मठ की रचना आपको बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा किया गया था। 3 नंबर आपका सवाल है कि रमेश चंद्र दत्त के उपन्यास में हिंदू समर्थक प्रवृत्ति देखने को मिलती है, तो ये आपको सही बात है, वहाँ पर जो है हिंदू के बारे में चर्चा ज़्यादा किया गया है, तो आपको ये याद रखिएगा रमेश चंद्र दत्त की आपका उपन्यास जो है हिंदू समर्थक में प्रवृत्ति देखने को मिलता है। 4 नंबर आपका यहाँ पे सवाल है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भारतीय धन के लूट को नाटक के माध्यम से पर्दाफाश किया था, तो ये आपका बिल्कुल सही है, तो ये आपका सही हो जाएगा। 5 नंबर है वंदे मातरम गीत जो रचना है बंकिम चटर्जी के द्वारा लिखा गया है, तो ये भी आपका सही है। आगे हम बात करेंगे, अब भरना है रिक्त स्थान, तो चलिए इसको देखते हैं। पहला नंबर आपका सवाल है कि लकड़ी या धातु के छापे से कागज़ पर बनाई गई जो तस्वीर होती है खाली स्थान कहते हैं उसको, तो उसको बोलते हैं उत्कीर्ण चित्र, तो यहाँ पे आप भर दीजिए उत्कीर्ण चित्र, तो यहाँ पे आपका उत्कीर्ण चित्र हो गया। उसके बाद है ख नंबर की औपनिवेशिक काल में बनाए गए छवि वृत्ति खाली स्थान होते हैं, तो यहाँ पे उपनिवेशिक काल में जो बनाए गए छवि वृत्ति होती है वो आपको रूप चित्रण के होते थे, तो यहाँ पे छवि वृत्ति जो है रूप चित्रण, तो यहाँ पे आप रूप चित्रण भर दीजिए, क्योंकि आपको ये बुक में हूबहू लाइन दिया गया है, तो आपको ऐसे ही याद करना पड़ेगा। अगर आपके ऑप्शन में ऐसे आता है तो आपको आसानी रहेगी ट्रिक लगाने में। उसके बाद है ग नंबर आपका कि अंग्रेज़ों के विजय को दर्शाने के लिए खाली स्थान की चित्रकारी प्रस्तुत की जाती थी, यानी जब अंग्रेज विजय होता था तो उसको दर्शाने के लिए जो है किसका दृश्य बनाया जाता था, तो आपको युद्ध के दृश्य अपनाए जाते थे, तो यहाँ पे याद रखिएगा युद्ध के दृश्य बनाया जाता था, ताकि वह इससे प्रबोध होता था कि हाँ अंग्रेज लोग हैं जो युद्ध जीत चुका है, तो यहाँ पे आपको युद्ध के
दृश्य भर लीजिएगा। उसके बाद है घ नंबर सवाल कि एशियाई कला आंदोलन को प्रोत्साहित करने वाले खाली स्थान कलाकार थे। तो यहाँ पे एशियाई कला को जो आंदोलन को प्रोत्साहित किया वो आपको जापानी कलाकार थे, तो आपको जापानी कलाकार यहाँ पे भर दीजिए। इन्हीं के द्वारा जो है आपको एशियाई कला को आंदोलन में प्रोत्साहित किया गया था। उसके बाद अगला नंबर आपका यहाँ पे देखिए मिलान करने के लिए, चलिए इसको हम लोग करते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे है कि सेंट्रल पोस्ट ऑफिस जो है कलकत्ता, ये आपको किस कला में बनाया गया था, तो आपको इंडो ग्रीक शैली में है, तो आपको ये 3 नंबर से मिला दीजिए। उसके बाद है विक्टोरिया टर्मिनल जो है रेलवे स्टेशन जो बम्बई में है, यह आपको किससे है, तो आपको ये गोथिक शैली में है। और मद्रास लॉ कोर्ट जो है वो आपको इंडो सार्वसैनिक शैली में है। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों आपको याद रखना है। आगे चलते हैं हम लोग। अब यहाँ पे देखिए 12 नंबर आपका चैप्टर आ गया है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह। यहाँ पे इस बुक को तो आपको पढ़ के जाना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको बुक में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है कि पूरा मॉडर्न ही आपको यहाँ पे कवर करना है। तो आपको पहला नंबर, चलिए शुरू करते हैं हम लोग। और पहला नंबर यहाँ पे है कि कांग्रेस की स्थापना में किन तत्वों को महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाई। यहाँ पे आपको नहीं निभाई की बात हो रही है। तो यहाँ पे जैसे देखिएगा तो शुरुआती राजनीतिक संगठनों ने, अगर बात करें 2 नंबर है कि एक राष्ट्रीय संस्था के गठन की जरूरत ने, और अंग्रेजी शासनकारियों की नीति से, या अंग्रेजों के स्वच्छ प्रशासन थे। तो यहाँ पे स्वच्छ प्रशासन तो अंग्रेजों का था ही नहीं, तो यहाँ पे आपका पहला का घ हो जाएगा। आगे हम बात करेंगे 2 नंबर सवाल कि राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ। राष्ट्रीयता की भावना का विकास कैसे हुआ था, तो यहाँ पे देखिए प्रशासनिक एवं न्यायिक एकरूपता के कारण या संचार साधनों के विकास के कारण, तो ये दोनों के कारण हुआ था। तो आपको 2 का यहाँ पे ग हो जाएगा। आगे हम बात करेंगे अगला, यहाँ पे 3 नंबर आपका सवाल है कि ICS की परीक्षा में शामिल होने के लिए उम्र की जो अवधि थी 21 वर्ष, उसको घटाकर कितना कर दिया गया था। यानी आपको जो सिविल सेवा का एग्जाम होता था अंग्रेजों के समय में, तो सबसे पहले 21 वर्ष तय किया गया था, उसको घटाकर जो है 19 वर्ष कर दिया गया। और किसके समय में किया गया था, तो ये आपको लिटन के समय में किया गया था। तो आपको यहाँ पे इसका नाम भी याद रखिएगा। आगे हम बात करेंगे अब 4 नंबर सवाल यहाँ पे है कि समाचार पत्रों ने किन किन विचारों को लोकप्रिय बनाया था। तो यहाँ पे जितने भी जो समाचार पत्र थे, अगर हम बात करें यहाँ पे, तो जैसे आपका यहाँ पे देखिए कि प्रतिध्यात्मक व्यवस्था या स्वतंत्र एवं लोकतांत्रिक व्यवस्था को, या सिर्फ क को, या क और ख को, तो यहाँ पे आपको ये दोनों को बनाया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 का आपको क्या हो जाएगा, घ आंसर हो जाएगा। आगे हम चलते हैं। अब अगला आपका यहाँ पे 5 नंबर आपका सवाल है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के माध्यम से क्या क्या किया गया था। तो यहाँ पे इसके माध्यम से यही किया गया था कि भारतीय भाषा में जो समाचार पत्र आते हैं उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत। तो ये आपको यहाँ पे 5 का क्या हो जाएगा, 5 का ख हो जाएगा। आगे देखेंगे 6 नंबर आपका सवाल है कि बंग भंग के बाद भारत में पूरे बंगाल में क्या हुआ था। तो आपको जब बंगाल आंदोलन हुआ था, आपका जब बंगाल विभाजन हुआ था, तो उस समय क्या हुआ था आपको, तो उसमें अगर हम देखें तो आपके पहला है कि शोक दिवस मनाया गया था, तो बिल्कुल सही है। लाखों लोगों ने उपवास रखा था, ये भी सही है। और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया था, ये भी सही है। तो यहाँ पे आपके 4 का घ आंसर हो जाएगा, यानी आपको उपयुक्त सभी हो जाएगा। आगे हम बात करेंगे आपके यहाँ पे अगला सवाल है 6 नंबर। और 6 नंबर की अगर हम बात करें तो पहला यहाँ पे सवाल दिया गया है कि महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कहाँ पे किया था। तो महात्मा गांधी के द्वारा सत्याग्रह आंदोलन सबसे पहले किया गया था चंपारण में 1917 में। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 7वां का ख हो जाएगा। 8 नंबर आपका यहाँ पे सवाल है कि रॉलेट एक्ट के विरोध में सभा कहाँ पे हो रही थी। तो रॉलेट एक्ट के विरोध में जो आपका अमृतसर में जालियांवाला बाग जो है वहीं पे हो रहा था। तो यहाँ पे 8 का क हो जाएगा। 9 नंबर यहाँ पर सवाल आपका है कि कैसर ए हिंद की उपाधि किसने त्यागा था। तो कैसर ए हिंद की जो उपाधि है महात्मा गांधी ने त्यागा था। कब त्यागा था, तो आपको असहयोग आंदोलन के दौरान अपनाया, आपको जब चोरी चौरा कांड हुआ था, जब विरोध हुआ था, तो उसके समय आपको ये त्यागा गया था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 का ख हो जाएगा। 10 नंबर आपका सवाल है कि करो या मरो का नारा गांधी जी ने दिया था। तो करो या मरो का नारा जो है भारत छोड़ो आंदोलन जब हो रहा था, तो उसी समय आपको गांधी जी के द्वारा दिया गया था। तो आपके ये 10 का ग हो जाएगा। अब हम आगे देखेंगे, आपको 13 नंबर चैप्टर है। और 13 नंबर चैप्टर में देखिए आपको यहाँ पे क्या दिया गया है। पहला क्वेश्चन है विकल्प चुनने के लिए, और पहला यहाँ पे सवाल है कि वर्षों पहले हमने भविष्य को प्रतिज्ञा दी थी कि किसके, ये आपका जो लाइन है वो किसके भाषण का अंश है। तो यहाँ पे वर्षों पहले हमने जो भविष्य की प्रतिज्ञा दी थी, ये जो लाइन आपका है सीधा का सीधा जवाहरलाल नेहरू का कहना था। तो यहाँ पे 1 का ख हो जाएगा। उसके बाद आपका है 2 नंबर आपका सवाल कि आज़ादी के समय भारत के पास कौन कौन सी
समस्या नहीं थी। तो यहाँ पे देखिएगा, आपको पढ़िएगा ऑप्शन, तो देशी रियासतों की विलय आपको सही, आपका ये इसका समस्या था। शरणार्थी की समस्या भी था, पुनर्वास की भी समस्या था। यहाँ पे आपका जो दिख रहा है 2 नंबर का घ, नेतृत्व की समस्या, तो इसका समस्या यहाँ पे नहीं था। तो आज़ादी के समय आपको यहाँ पे याद रखिएगा 2 का घ हो जाएगा। आगे हम बात करेंगे 3 नंबर सवाल। 3 नंबर आपका है कि इनमें से कौन सही नहीं है, उसको चुनना है। तो पहला नंबर यहाँ पे अगर हम देखें तो आज़ादी के समय देश की आबादी जो है लगभग 34-34.5 करोड़ थी, तो ये आपका सही है। तो यहाँ पे ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। 34.5 करोड़ उस समय जनसंख्या थी भारत की जब देश आज़ाद हुआ था, यानी 1947 में। तो ये आपका सही जवाब का है। उसके बाद देखिए ख नंबर है आपको कि भारत खदान के क्षेत्रों में आत्मनिर्भर था, तो ये आत्मनिर्भर नहीं था, ये आपका गलत हो जाएगा और यही इसका यानी 3 का जो है आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला इसमें दिया गया था 90% जनता जो है कृषि पर निर्भर थी, तो ये आपको ये बिल्कुल सही है। और भारत में उद्योग की कमी थी, तो आपको ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आपका इसमें चुनना था कि निगेटिव यानी नहीं था, तो आपको ये भारत जो है आत्मनिर्भर खदान के मामले में नहीं था, तो वह इसका ख आंसर हो जाएगा। आगे हम बात करेंगे 4 नंबर सवाल। 4 नंबर आपका यहाँ पे सवाल है कि विभाजन के समय सबसे बड़ी समस्या क्या थी। तो विभाजन के समय जो है सबसे बड़ी समस्या आपका यहाँ पे देखें तो धार्मिक उन्माद था, क्योंकि हिंदू मुस्लिम को लेकर यहाँ पे दंगा चल रहा था। और उसी के अनुसार आपको यह जो है आज़ाद होने के बाद 2 क्षेत्रों में बट गया था भारत पाकिस्तान, तो यहाँ पे 4 का क हो जाएगा। 5 नंबर है कि भारत के भाषा के आधार पर सबसे पहले किस राज्य का गठन हुआ था। तो भाषा के आधार पर गठन होने वाला पहला राज्य कौन था, तो आंध्र प्रदेश था। तो यहाँ पे 5 का ग मिला दीजिए। उसके बाद है 6 नंबर आपका सवाल कि अगर किसी उन पर थोपी गई तो बहुत सारे लोग भारत में अलग अलग जाएंगे, यह किसने कहा था। यानी आपको बोला था कि अगर हिंदी उन पर थोपी जाए तो बहुत सारे लोग भारत से अलग हो जाएंगे, तो यह किसका कथन था। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कथन जो था वह कहा गया था किसके द्वारा, तो ये आपको कृष्णमाचार्य जो थे उनके द्वारा कहा गया था। तो यहाँ पे जो है 6ठा का आंसर क्या हो जाएगा, आपको कृष्णमाचार्य के द्वारा कहा गया था। अगर आपको हिंदी किसी पे थोप रहे हैं तो आपके बहुत सारे जो लोग हैं आपको भारत से अलग हो जाएंगे, तो यहाँ पे घ आंसर हो जाएगा। आगे हम बात करेंगे, यहाँ पे अगला सवाल है 7 नंबर की संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। तो ये जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया था, तो आपको यहाँ पे याद रखिएगा ये क नंबर आंसर हो जाएगा। आगे हम बात करेंगे, अगला यहाँ पे है 8वां नंबर सवाल आपका कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन का किसने विरोध किया था। तो जवाहरलाल नेहरू ने भी किया था, वल्लभ भाई पटेल ने भी किया था, और यहाँ पे ये दोनों के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पे आपको 8 का क्या हो जाएगा, ग हो जाएगा। 9 नंबर आपका यहाँ पे सवाल है कि पोखरण 1 का परीक्षण जब हो रहा था तो भारत में प्रधानमंत्री उस समय कौन थी। तो वह थी इंदिरा गांधी। तो यहाँ पे आपको ख हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1974 के समय में हुआ था, तो उस समय इंदिरा गांधी भारत के प्रधानमंत्री थी। 10 नंबर आपका यहाँ पे सवाल है कि संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में किसने हस्ताक्षर किया था। तो संविधान सभा जब बन गया था तो उस पर जो है अध्यक्ष के रूप में हस्ताक्षर किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो आपको यहाँ पे 5 का क्या हो जाएगा, क हो जाएगा। आगे हम बात करेंगे, अब आपका अंतिम चैप्टर है 15 नंबर, क्योंकि 14 नंबर चैप्टर में कोई भी जो है अभ्यास नहीं दिया गया था। तो चलिए हम डायरेक्ट चलते हैं 15 पे। और 15 नंबर पे यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें ज़्यादा करके मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में पढ़ना था। तो आपको पहला नंबर यहाँ पे सवाल है, सही और गलत का निशान लगाना है। जैसे पहला है कि मौलाना आज़ाद का जन्म जो है 1888 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था। तो ये आपका 1888 में हुआ था, लेकिन ये कलकत्ता में नहीं हुआ था, तो ये आपको गलत हो जाएगा। उसके बाद अगला है कि मौलाना आज़ाद मुस्लिम नेशनलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष रहे थे। तो ये नहीं रहे थे, तो आपका ख भी गलत हो जाएगा। खिलाफत आंदोलन का आरंभ 1921 में हुआ था। तो ये आपका 1921 में नहीं 1919 में हुआ था, तो ये भी आपका यहाँ पे गलत हो गया। उसके बाद है प्रथम विश्व युद्ध 1914 में प्रारंभ हुआ था। तो आपको ये सही है, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 तक चला था। उसके बाद अंग नंबर है कि मौलाना आज़ाद का संबंध बंगाल के क्रांतिकारी के साथ जुड़ा रहा था। तो ये आपका सही है, तो अंग यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे यहाँ पे दिया गया है मिलान करने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए आपका कौन नंबर है 1888। तो बताए हैं अभी कि 1888 में जो है यहाँ पे इनका जन्म हुआ था मौलाना अबुल कलाम का। तो यहाँ पे आप मिला दीजिए इनके जन्म से। 1897 में क्या हुआ था, तो 1897 में जो है यहाँ पे आपको ये भारत आए थे। तो 1897 में आपको यहाँ पे आपको भारत आगमन मिला दीजिए। 23 की अगर हम बात करें, 23 में क्या हुआ था, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है पहली बार इसके कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। तो आपको यहाँ पे 3 ग का जो है 4 मिला दीजिए। और 1958 की बात करें तो मौलाना अबुल कलाम की मृत्यु हो गई थी। तो यहाँ पे इसका 1 से मिला दीजिए। आगे चलते हैं, आगे आपको खाली स्थान भरना था। तो चलिए खाली स्थान को हम लोग भरते हैं। और यहाँ पे सबसे पहला है कि मौलाना आज़ाद पहली बार खाली स्थान में
इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्ष जो है निर्वाचित हुए थे। तो सबसे पहले 1923 में जो आपका दिल्ली अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, तो यहाँ पे सबसे पहली बार ये कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे। उसके बाद 1940 में जब द्वितीय विश्व चल रहा था, तो आपको द्वितीय विश्व नहीं, जब आपको 1940 से लेकर 45 तक जो है आपको ये यहीं बने रहे थे, और ये सबसे लंबे समय तक भी बनने वाले कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, तो याद रखिएगा। और सबसे युवा अध्यक्ष पूछे तो आपको यही मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ही थे, और सबसे लंबे समय तक आपको पूछे तो आपको यहीं थे, तो यहाँ पे याद रखिएगा। आगे देखेंगे ख नंबर सवाल कि हिंदू मुस्लिम एकता को मौलाना आज़ाद ने खाली स्थान महत्वपूर्ण माना है। तो यहाँ पे हिंदू मुस्लिम एकता को जो है यहाँ पे मौलाना अबुल कलाम के आज़ाद के द्वारा यहाँ पे आदर्श माना गया था हिंदू मुस्लिम को, तो यहाँ पे आदर्श भर दीजिए। उसके बाद आपका है ग नंबर सवाल है कि दिल्ली पब्लिक पुस्तकालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा ही दिल्ली में दिल्ली पब्लिक पुस्तकालय की स्थापना की गई थी, तो ये हो गया। उसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे आपका यहाँ पे 4 नंबर में जो है आपका पहला इसमें सवाल है कि बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था। तो 1905 में हुआ था, तो आपका 2 नंबर हो जाएगा। और मौलाना आज़ाद की मृत्यु कहाँ पे हो गई थी। तो मौलाना आज़ाद की जो मृत्यु हुई थी वो आपको दिल्ली में हुई थी, तो यहाँ पे आपको 3 नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पे 15 चैप्टर इसमें दिया गया था, और 15 का यहाँ पे हम लोग समाप्त कर लिए हैं, और ये आपका मॉडर्न हिस्ट्री समाप्त होता है। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था, तो यहाँ पे इसको जरूर एग्जाम के पहले 2 बार 3 बार देख के जाइएगा। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताइए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ पे 6, 7 जो 8 का जो है हिस्ट्री यहाँ पे हम लोग MCQ देख लिए हैं। आगे जो है आपका अभी बचा हुआ है साइंस का और आपके ज्योग्राफी का, तो उसको भी आएगा। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।